हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RST ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस में हम आपको CG बोर्ड द्वारा दिए गए असाइनमेंट के आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपको पाक्षिक प्रश्न पत्र द्वितीय माह अगस्त कक्षा 11वीं विषय रसायन के असाइनमेंट के आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें अधिकतम अंक है 30। इसमें निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों के सम्मुख दिए गए अंक अधिभार को ध्यान में रख कर उत्तर लिखिए। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं और हर एक में 1 नंबर है। पहला प्रश्न है इसमें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका ऑप्शन है आंसर है इसका जे थॉम्सन, ऑप्शन बी। आपको मैं ये बता देती हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे जे थॉम्सन ने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। ये आगे हो सकता है इलेक्ट्रॉन की जगह आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा जाए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है, समभारिक तत्वों में निम्नलिखित में से किसकी संख्या समान होती है? देखिए, समभारिक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु क्रमांक जो हो वो कैसा होता है? परमाणु द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान मतलब आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, यानी आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार होता है। ठीक है, समभारिक का मतलब होगा जिसमें परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो क्या है? समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा हो? अलग अलग हो, तो उसे हम समभारिक तत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी समान होती है, इसमें किसकी संख्या समान होती है? तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, क्योंकि भार हम नाभिक से निकालते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनका योग जो रहता है वो जब समान होता है तब समभारिक तत्वों में उसकी संख्या जो रहेगी वो समान पाई जाएगी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कण और तरंग दोनों की तरह प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, Cl- आयन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होती है? देखिए, Cl क्लोरीन आवर्त सारणी में क्या है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, लेकिन यहाँ पे बोला है Cl- आयन, तो माइनस आयन के लिए क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया है, इसलिए क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो जाएगी 18, ऑप्शन सी 18 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, n=3 के लिए L के मान होंगे। ये N L क्या है? यहाँ पे क्वांटम नंबर्स हैं, आगे जाके आप इनको पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर्स में इसमें L के मान क्या होंगे? ऑप्शन बी 0, 1, 2। अगला प्रश्न है, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय दार्शनिक ने किया था? तो इसका ऑप्शन है बी, महर्षि कर्णाद। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका ऑप्शन है ए, करेक्ट आंसर हर्ट्ज। प्रश्न 8, डी कक्षक में पालियों की संख्या कितनी होती है? तो डी कक्षक होते हैं, उनमें पालियों की संख्या 4 होती हैं। आप sp-df ऑर्बिटल पढ़े होंगे, उनमें से डी ऑर्बिटल है, उसकी लोब्स जो होते हैं, पाली जो होती हैं वो 4 होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैथोड किरणें के कोई 2 गुण लिखिए। इसमें 2 अंक का नंबर है, कैथोड किरणों के गुण बताना है। तो देखिए, कैथोड किरणें क्या होती हैं? वास्तव में देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज की यात्रा जो है वो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे मिला हमको, तो वो कैथोड किरणों के साथ ही उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। वास्तव में कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही माना जाता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जैसे जे थॉम्सन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था, जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यानी विसर्ग नली का प्रयोग किया था, जिसमें अलग अलग प्रेशर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने किए थे। ठीक है, उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था जिससे कैथोड के गुणों की व्याख्या होती है। जैसे पहला उन्होंने बताया कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। कैथोड किरणें सरल रेखा पे गति करती हैं, उसे कैसे उन्होंने प्रूव किया कि यदि उस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम कैथोड किरणें अगर प्रवाहित करते हैं और यदि उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया ट्यूब की दूसरी ओर बनने लग जाती है। दूसरा इसका गुण है कि कैथोड किरणों के कणों पर ऋण आवेश होता है। ये कैसे प्रूव किया उन्होंने? कि जब कैथोड किरणों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरणें क्या है, धन प्लेट की ओर, यानी जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी तरफ जाने लग जाती है, उसकी तरफ विक्षेपित हो जाती है। तो ये प्रूव करता है कि कैथोड किरणों के कणों पर ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण सहित लिखिए। तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है? अभी समभारिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑप्शनल क्वेश्चन में था वो। सही विकल्प चुनियों में एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, समभारिक तत्व है ना, तो वैसे ही समस्थानिक होते हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसमें क्या है, हाइड्रोजन तीनों का सिंबल वही है, लेकिन परमाणु क्रमांक देखिए नीचे लिखा होता है 1 1 2 1 3 1, है ना। तो जो है एच की नीचे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, एच की ये जो नीचे साइड में लिखा है 1, ये 1 और ये 1, ये परमाणु संख्या है। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है, लेकिन भार देखिए, भार क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उसको हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, पावली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। देखिए, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक पावली ने 1925 में एक नियम का प्रतिपादन या एक सिद्धांत दिया, जिसे पावली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, पावली का अपवर्जन सिद्धांत ये बताता है, ये भी क्वांटम पर ही बेस्ड है, कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि n, l और m समान हैं तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्याएं जो रहेंगी भिन्न होगी, यानी +½ और -½ होगी। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए अगर 3s ऑर्बिटल हम लेते हैं तो 3s ऑर्बिटल में मैक्सिमम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम s3s2 निकाल रहे हैं तो s के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन 3s1 है, तो 3s1 में n = 3 है, l = 0 है और m = भी 0 है, तो s की वैल्यू +½ होगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और जब हम उसी के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी s की वैल्यू। देखिए यहाँ पे s की वैल्यू -½ है और ऊपर में +½ थी। इसमें देखिए तीनों क्वांटम संख्याएं n, l और m जो है उनके मान समान है, लेकिन s जो है वो डिफरेंट है। तो वही पावली का अपवर्जन नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं यानी n, l, m का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। अगर 3 समान है, ये तीनों अगर समान है तो भी s का मान जो रहेगा वो डिफरेंट ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 92 है तथा द्रव्यमान 234 है। ठीक है, इस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए। 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। इसमें देखिए परमाणु संख्या क्या दिया हुआ है, 92। ठीक है, परमाणु संख्या हम किससे कैलकुलेट करते हैं, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, तो आपको जस्ट इसमें मिल गया कि प्रोटॉन 92 है। ठीक है, अब द्रव्यमान दिया हुआ है 234, तो आप पहले इसको लिखेंगे, दिया गया है परमाणु संख्या z = 92। ठीक है, परमाणु संख्या दिया हुआ है z = 92 और परमाणु द्रव्यमान है 235 अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 92, प्रोटॉन की संख्या 92 प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी प्रोटॉन की भी संख्या होती है, तो वो भी 92 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से हम जो आपकी परमाणु संख्या है उसको माइनस कर देंगे तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। इसमें 234 - 92 = 142। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफबाउ के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें ये बोलता है कि यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षा में भरने से संबंधित होता है। वास्तव में अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने अपना कोई सिद्धांत दिया हो। अफबाउ जो है वो उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, दैट मीन्स क्रमिक निर्माण। ठीक है, अतः हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस टाइप से किस फॉर्म में जुड़ते जाएंगे और एक परमाणु का निर्माण होगा, क्योंकि परमाणु है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उस परमाणु में जो है वो क्रमिक रूप से जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षा में भरने से संबंधित है, जिसे 1920 में नील बोर ने दिया था। यह सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा कक्ष में भरे जाते हैं और फिर उच्च ऊर्जा कक्ष में भरे जाते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है वो इसमें बता रहा है कि जो फर्स्ट है 1s ऑर्बिटल, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में ही भरा जाएगा। चाहे आप कोई भी एलिमेंट्स ले लिए, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s ऑर्बिटल में ही होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो रहती है वो सबसे कम होती है। तो निम्न ऊर्जा कक्ष में भरा जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ भरा जाएगा, 2s ऑर्बिटल में। 2s से वो 2p, 2p से 3s, 3s से 4p, 4s से 3p, 3p से 5s, ऐसा इसका भराव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले इन निम्न ऊर्जा कक्षक में भरे जाते हैं और उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल पे आते हैं। ठीक है,
तो ये आपका अबाउट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका बोर के परमाणु मॉडल की 5 अभिग्रहित लिखिए। ठीक है, अब बोर का परमाणु मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। अब इसको मैं समझाती हूँ, जिसमें लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं, जिन्हें हम कक्षा या कोश कहते हैं। इन्हें स्थायी कक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए परमाणु जो है वो नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक दिखाई दे रहा है आपको बीच में सेंटर पार्ट पे, ये नाभिक है। इस नाभिक के चारों तरफ जो है वो कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर जो है रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमता रहता है। देखो चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, इसमें लिखा गया है नाभिक के चारों ओर जो है कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, और उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, ऐसे हम स्टेशनरी ऑर्बिटल या फिर स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये पाथ जो आपकी जो कक्षाएं हैं, है ना, ये कक्षाएं जो होती हैं उनकी एनर्जी भी कांस्टेंट मानना, हमेशा उसकी एनर्जी भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट होगी, और उसका जो रेडिएशन होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है। ये जो उनका अभिग्रहित था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये अभिग्रहित में जो था वो रदरफोर्ड का जो उन्होंने मॉडल अपना दिया था, उसकी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, उसकी कमी को ये पूरा करता है, ये उनका कथन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार घूमता रहता है, सर्कुलर मोशन उनका रहता है, सर्कुलर रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन कैसे करता है ये उन्होंने नहीं बताया था। तो बोर ने बताया कि वो घूमता है, लेकिन उनकी एक क्या होती है, पर्टिकुलर एक उसकी ऑर्बिट होती है, एक कक्ष होता है या एक उसका कोश होता है, जिसमें वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, सेकेंड उनका पोस्टुलेट है कि प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे क्रमशः 1 2 3 4 या KLMN से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। यहाँ पे आपकी इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। ये आप हमेशा याद रखिए कि हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी जो रहती है वो क्या होती है, उसकी फिक्स्ड होती है एनर्जी। ठीक है, जिसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये N, ठीक है, ये N1 है, और इसको हम कैसे बताते हैं, N1 जो है वो क्या है, K शेल कहलाता है, N2 जो है वो L शेल कहलाता है, N3 M शेल कहलाता है। इसके आगे आगे आप बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है तीसरा पोस्टुलेट, बोलता है ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं तब तक नहीं बदलती जब तक उसमें ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती। इसके जस्ट सेकेंड लाइन में ये बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन में कक्षाएं तब तक नहीं इलेक्ट्रॉन की कक्षा मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में या दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, या तो आप उसमें एनर्जी ऐड करिए या तो आप इसमें एनर्जी जो है उससे रिमूव करिए। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा सेकेंड लाइन में कि ऊर्जा की मात्रा निश्चित है, तो सबसे जो पास वाले जो कक्ष होते हैं उसकी एनर्जी जो रहती है, उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब हम इसमें एनर्जी ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे का इलेक्ट्रॉन जो है N1 में जो अगर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, ऐड करेंगे तो क्योंकि N1 की एनर्जी कम है तो वो एनर्जी पा करके उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो कहाँ चला जाएगा, N3 N2 N4 N5 जहाँ उनको जाना है। ठीक है, और जब हम किसी जैसे N3 से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यानी उसमें से रिमूव कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो N3 से वो N2 या N1 में जंप करता है। ठीक है, तो इसमें रिमूव क्या है, हायर मतलब रिमूव करने से वो हाई ऑर्बिटल से ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जाता है, जबकि एनर्जी ऐड करने पर वो लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है। यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि उत्सर्जित होती है तो वह हाई स्टेट से लो स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है तो लो स्टेट से वो हाई स्टेट में जाता है। अगला कहता है सॉरी इसके पेजेस थोड़े अप डाउन हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 4 पोस्टुलेट्स है। उत्सर्जित विकिरणों का तरंग दैर्घ्य वह 2 क्रमागत ऊर्जा स्तर या कक्षाओं के बीच क्वांटम स्तर का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर E2 - E1 = h μ। अगला अभिग्रहित है
उत्सर्जित विकिरणों का तरंगदैर्घ्य वह दो क्रमागत ऊर्जा स्तर या कक्षाओं के बीच क्वांटम ऊर्जा स्तर का अंतर होता है। देखिए अब आप इसको समझिए। ये जो अभिगृहित है वो बताता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा की ओरिजिन कैसे हुई। ठीक है, हमने देखा कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अगर रिमूव कर दे तो वो कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी का लॉस जो है वो रेडिएशन के टर्म्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं उत्सर्जित विकिरणों का तरंगदैर्घ्य, हाँ मैंने बताया कि रेडिएशन के टर्म्स में होगा। तो जो एनर्जी का जो रेडिएशन जो निकल रहा है, जो उत्सर्जित हो रही है विकिरणें, उसका तरंगदैर्घ्य जो रहता है ना, यानी कि लैम्डा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लैम्डा। ये तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दो क्रमागत ऊर्जा स्तर, यानी दो क्रमागत ऊर्जा स्तर E1 E2 या E2 E3 E2। ठीक है, क्योंकि लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है तो वो हाई से कहाँ जाएगा, वो लो में जाएगा ना। तो E2 से E1 में होगा। कक्षाओं के बीच क्वांटम ऊर्जा स्तर का अंतर होता है, तो यह लैम्डा की जो वैल्यू होती है E2 फाइनल से E1 इनिशियल के बीच में ही मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेल E इज इक्वल टू होगा H म्यू या फिर डेल इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये रेडिएशन के टर्म्स में ही माना जाता है। ठीक है, रेडिएशन का वेवलेंथ इनिशियल एनर्जी लेवल और फाइनल एनर्जी लेवल के बीच का अंतर बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बोला गया है क्वांटम या फिर क्वांटा जो होता है वो क्या है, ये मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि हर स्टेट, पहले हमने देखा था सेकेंड पॉस्टुलेट्स में कि ये बोलता है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो रहती है वो क्या होती है, एक निश्चित होती है, निश्चित ऊर्जा होती है ना। तो हर स्टेट की जब एनर्जी निश्चित है तो उनका जो, अगर इनके बीच हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी कि हम E2 और E1 निकाल रहे हैं या डेल E निकाल रहे हैं, तो उसकी भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही होगी। यदि हर एक एनर्जी, जैसे N1 ले लिया आपने, N2 ले लिया आपने, तो उसकी सबकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब सबकी एनर्जी लेवल भी, चाहे E1 हो E2 हो, सबकी फिक्स्ड होगी। तो यदि इनका डिफरेंस भी निकाला जाए E2 और E1 का, तो वो भी क्या मिलेगा, सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, अगर E2 माइनस E1 की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है तो डेल E की भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी, और डेल E की अगर फिक्स्ड वैल्यू है तो लैम्डा की भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है तो वो क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है आपको इसमें कि ऊर्जा स्तर की कक्षाओं के बीच क्वांटम ऊर्जा स्तर का अंतर होता है। ठीक है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू जो रहती है क्वांटाइज्ड होती है, और ये इसलिए इसमें स्पेक्ट्रम में कुछ ही लाइनें हमको इसमें दिखाई देती हैं। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें देखना कुछ ही लाइनें, ठीक है, एक एक एनर्जी लेवल के लिए अलग अलग जो लाइनें दिखेंगी उसमें कुछ ही लाइनें दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिर, या किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग की मात्रा निर्धारित होती है या क्वांटाइज्ड होती है। वो भी वही बता रहा है कि फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी। ठीक है, ऐसा, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो क्या है, आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कुलर पथ पे क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है, तब या कोई भी स्पीसीज जो वृत्ताकार पथ पे घूमते रहती है, तो उसका रेडियस अगर हम r माने, ठीक है, रेडियस अगर r मानते हैं, और उसका मास जो है वो m है। ठीक है, m मास का है और उसका रेडियस है r, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, तब उसका कोणीय संवेग हमेशा क्या होगा, mvr। ठीक है, और ये भी क्वांटाइज्ड होगा, इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है, n यहाँ पे इसकी वैल्यू mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH2 पाई। ठीक है, NH2 पाई। यहाँ पे n जो है वो क्या है, एक इंटीजर होता है। यहाँ पे ये बताता है कि इस n का मान हमेशा 1 2 3 4 ही होगा, ये कभी भी 0.1 0.5 0.25 ऐसे पॉइंट्स में इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसलिए इसके n जो है यहाँ पे हमेशा इंटीजर होता है। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये बहुत ही ज़रूरी पोस्टुलेट्स है, क्योंकि ये बताता है कि कुछ ही फिक्स्ड ऑर्बिटल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, और वो वही वैल्यू होती है जहाँ पर एंगुलर मोमेंट की वैल्यू जो रहती है, ऐसी वैल्यू हमको मिलेगी, mvr इज इक्वल टू NH2 पाई के लिए वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका बोर का परमाणु मॉडल। अगला है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप वो बनाएं या ये। तो इसमें सेकंड है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 5 बिंदु लिखिए। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, देखिए ये एक
डायग्राम है, इससे आप समझिएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि पहले उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, ये देखिए यहाँ पे स्वर्ण पत्र दिख रहा है, ये है ना, ये इसमें क्या किया, उसमें अल्फा कण की बम्बार्डिंग मतलब अल्फा कण की बौछार की, ठीक है। तो उसमें अल्फा कण जो है वो कैसे हो जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं, ये देखिए कुछ सीधे चले जाते हैं, ठीक है, कुछ आर पार हो जाते हैं, है ना, कुछ विचलित हो जाते हैं और कुछ जो है वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये उनका निष्कर्ष था। तो इससे उन्होंने क्या क्या बताया, देखिए, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और आवेशहीन होता है, जिससे अल्फा कण विक्षेपित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। ये देखिए अधिकांश भाग खोखला है, इसीलिए बहुत सारे कण क्या हो गए, सीधे सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। खोखला होने के कारण अधिकांश भाग खोखला है, बीच में नाभिक है, तो बाकी सब जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे अल्फा कण सीधे सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है, जिससे अल्फा कण जो रहते हैं प्रतिकर्षित होते हैं, विभिन्न कणों में विक्षेपित कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। अल्फा कण कैसे होते हैं, ये अल्फा कण जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के हैं। तो अल्फा कण अगर पॉजिटिव चार्ज के हैं तो पॉजिटिव नाभिक के पास आते हैं तो प्रतिकर्षित होंगे, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज का है आपका अल्फा कण, अब ये पॉजिटिव है, नाभिक के पास जाएगा, नाभिक भी आपका धनावेशित चार्ज का है, तो इसके पास जाने के कारण ये क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या, अगला बताता है ये कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है और वह दृढ़ होता है, जिसके कारण बहुत ही कम अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आते हैं, ठीक है। ये जो मार्ग से अपने वापस आ रहे हैं ये वाले, इसका रीज़न क्या है कि नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगला बोलता है अल्फा कण धनात्मक होते हैं, अतः वह नाभिक के जितने समीप आएंगे उतना प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे और अधिक कोण में विक्षेपित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये धनावेशित होते हैं तो जैसे जैसे उसके जितने पास आते जाएंगे, ये जितना पास आता जाएगा तो इनका विक्षेपण जो रहेगा वो उतना ही होगा, ठीक है, उतना ही बढ़ता जाता है। अगला है अतः निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का द्रव्यमान वह धन आवेश परमाणु के नाभिक के मध्य में रहता है, मध्य भाग पर केंद्रित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर एक बंद वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 5 प्रमुख बिंदु हैं। अगला प्रश्न है क्वांटम संख्या। आपने बहुत सारे क्वांटम के क्वेश्चन देखे हैं आगे, तो इसमें आप पहले हम बता देते हैं कि क्वांटम संख्या क्या है और द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को समझाइए, ये आपका प्रश्न है। तो ये क्या है, इसमें पहले हम बताते हैं क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी चीज़ें बताएगा कि उसकी एनर्जी क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसका अभिविन्यास कैसा है, उसका चक्रण कैसा है, ये सारी चीज़ें जो बताता है वो क्या है, क्वांटम संख्या है। वे संख्या जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्थात उसकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास और चक्रण को व्यक्त करता है, क्वांटम संख्या कहलाती है। 4 प्रमुख क्वांटम संख्याएं हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। आपके प्रश्न में पूछा गया है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसके बारे में। तो एक ही मुख्य कोश में कई उपकोश उपस्थित होते हैं, ठीक है, और इनके अभिविन्यास अभिव्यक्ति के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। देखो एक कोश होता है, देखो आपने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। इस ऑर्बिट में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल यानी एक कक्ष में बहुत सारी कक्षाएं जो होती हैं वो होती हैं। तो उसी को ही बताने के लिए, उसकी अभिविन्यास की अभिव्यक्ति के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। n के कुल n मान हो सकते हैं। n यहाँ पे क्या है, n होता है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, जो कि 0 से n-1 तक हो सकता है। इसका फॉर्मूला ये है कि L का जो फॉर्मूला है वो ये है कि n-1 करोगे आप, ठीक है। और n क्या है, द्विगंशी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो L की वैल्यू 0, n इज इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू 1, और n इज इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है, ठीक है, यानी कि 2 लिखेंगे उसको हम, और n की वैल्यू 3 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखोगे आप और यहाँ पे आप 3 लिखोगे,
ठीक है। और ज़ीरो है तो एस, यहाँ पे एस कोश लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैं फिर से बताती हूँ मैं, अगर यहाँ पे एल अगर आपने ज़ीरो लिखा है तो इसका मतलब है इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, ऑर्बिट कितने हैं, एस है। एल के लिए कितने कोश बनेंगे, अगर 1 है तो उपकोश कितने होंगे, पी। अगर एल है तो यहाँ पे आप लिखना 2, 2 होगा तो डी, और एल होगा तो उसमें आप लिखेंगे 3, अगर एल 3 है तो उसके लिए लिखेंगे एफ, ठीक है। अगला है इसमें, इसी का ही तीसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट गति से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसकी गति से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इससे फिर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अंतःक्रिया करता है, ठीक है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन अपने को नाभिक के चारों ओर विशिष्ट क्षेत्रों में विन्यासित कर लेता है, ठीक है। उसका एक स्पेशल एरिया बन जाएगा, उसका क्षेत्र बन जाता है, उसी ऑर्बिट में ही रहेगा लेकिन एक विशिष्ट क्षेत्र में विन्यस्त हो जाता है, जिसे हम कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोश में इलेक्ट्रॉन की वरी विन्यास जो है वो प्रदर्शित होती है, ठीक है, कि उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाएंगे, वो उसको चुंबकीय क्वांटम संख्या से हम प्रदर्शित करते हैं। इसे हम n से लिखते हैं, और m का मान होता है 2l+1। l क्या है, द्विअंशीय क्वांटम नंबर, ठीक है। l के लिए यदि 0 माने, उदाहरण से समझ लो, यदि l के लिए 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l+1, यानी 2 × 0 + 1 = 1। अतः m के लिए, l के लिए इसके मान क्या होंगे, -1 से लेकर के +1 तक का मान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था m के लिए क्या मान होगा यदि l के लिए 0 है तो, ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। अथवा का प्रश्न है ये भी, डी ब्लॉगरी की अवधारणा क्या है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत एवं प्लैंक के सिद्धांत को समझाइए। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, डी ब्लॉगली भी है, हाइजेनबर्ग भी है, और प्लैंक कांस्टेंट भी है, प्लैंक का थ्योरी भी है, ठीक है। तो पहले हम डी ब्लॉगली अवधारणा देखते हैं। देखो डी ब्लॉगली क्या है, जैसे प्रकाश में जैसे कण और तरंग की ड्यूल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है, डबल नेचर होता है, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें होती है उनमें कण की जैसे भी से प्रकृति होती है और तरंग की जैसे भी प्रकृति होती है, ठीक है। तो इसके लिए सन 1924 में डी ब्लॉगली ने बताया कि किसी गतिमान सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि में भी दोहरी प्रकृति पाई जाती है, यानी ये सब कण के होने के साथ साथ तरंगी की प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अतः डी ब्लॉगरी ने उन्होंने बताया कि यदि m द्रव्यमान का कण है जो v वेग से गतिशील है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, लैम्डा = क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा h/mv, ठीक है। इसको हम और कैसे देख सकते हैं, लैम्डा mv क्या हो जाएगा, p, ठीक है, लैम्डा hp। तो ये क्या है, डी ब्लॉगली समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे h क्या था, प्लैंक कांस्टेंट है, v = कण का वेग है, और p क्या है, कण का संवेग। अगला है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि एक ही क्षण पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है, ठीक है। ये एकदम क्लियर है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का किसी समय पर अगर इलेक्ट्रॉन का स्थिति निकालेंगे तो उसका संवेग नहीं ज्ञात कर सकते, और अगर संवेग निकालेंगे तो हम स्थिति नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति निर्धारित होगी तो उसका संवेग अनिश्चित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन के संवेग निर्धारित होगा तो उसकी स्थिति अनिश्चित हो जाती है। इसमें क्या है, del x × del p, इसका जो फॉर्मूला है h/4π, ठीक है। इसका मतलब ये है कि del x जो है और del p का गुणनफल h/4π से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर del x क्या है, स्थिति में अनिश्चितता को बताता है, और del p जो है वो संवेग में अनिश्चितता को बताता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है प्लैंक के सिद्धांत। देखो मैक्स प्लैंक ने 1900 में एक ब्लैक बॉडीज़ में उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए थे। उन्होंने बताया कि जब प्रकाश या ऊष्मा विकिरण के साथ ऊर्जा संलग्न रहती है तो उन ऊर्जाओं को हम विकृत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। दूसरा,
विकिरण का उत्सर्जन एवं अवशोषण सतत रूप से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा की छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। मैंने पहले बताया था क्वांटा क्या है, कि उसकी सर्टेन एनर्जी होगी और कुछ छोटे एकदम कंटिन्यूअस जो रेखाएं, जैसे मैंने बताया था ना बोर में, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के लिए ऊर्जा की इस क्वांटा को हम फोटॉन कहते हैं। ठीक है। विकिरण की क्वांटा से संलग्न ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति की समानुपाती होती है। इसका थर्ड पॉइंट है, मतलब E इज इक्वल टू विकिरण के क्वांटा से संलग्न ऊर्जा यानी E जो है वो उस प्रकाश की मात्रा के प्रकाश की आवृत्ति यानी म्यू की समानुपाती होती है। ठीक है, यानी उसके इक्वल होती है। म्यू इज इक्वल टू H, म्यू यहाँ पे ना E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऐसा होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे H लग जाएगा, और H यहाँ पे होता है प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू की वैल्यू क्या होती है, C/λ। तो इस प्रकार से इसका E की जो मात्रा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, HC/λ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न जो है वो समाप्त होता है, और इस असाइनमेंट के पूरे आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये आंसर्स पसंद आए हों। आप सभी से फिर से अनुरोध है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को देखते रहें, और अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में भी इन्हें आप सर्कुलेट करते रहें। और आप सभी से गुजारिश है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनका व्यूज़ भी आप बढ़ाते रहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।